तो फाइनली दोस्तों शाहजम फ्यूरी ऑफ द गॉड फाइनली रिलीज होने वाली है 17 मार्च 2023 को। इसकी ऑफिशियल एक तरह से रिलीजिंग डेट फिक्स की गई थी, यानी कल ही के दिन ये रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी स्टोरी क्या आपको देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ इसके कास्टिंग और इफेक्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये किस पर बेस है। जैसा कि आप सभी को पता है, शादी की एक पहले फिल्म आई थी 2019 में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन करने के बाद अब इसका जो अगला पार्ट एक तरह से आप बोल सकते हो, और DCF जो एक तरह से यूनिवर्स है उसका एक तरह से 12वीं फिल्म ये आप बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ 2019 में आई शादी के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो बुक माई शो पर आप जाकर इसके टिकट बुक करा सकते हो, मैंने नीचे लिंक भी दे दिया। यदि आप उससे टिकट बुक कराते हो तो आपको 25 से 30% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। चाहे आप कोई सी भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए वो लिंक है, मैं आप नीचे जाइए और साथ ही साथ टिकट बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ ये इंडिया में हिंदी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इसके साथ इंडिया के अंदर एक और मूवी आ रही है जो कि कब्जा, जिसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी इसी की जो हमारा मल्टीपल चैनल है हिंदी वाला, जिसके अंदर हम हिंदी की जो एक तरह से मूवीज है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, आप जाकर उसे भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आज इन सभी के बारे में भी जानने वाले। साथ ही साथ 2019 में इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक तरह से उसका नाम लिख दीजिए। और साथ ही साथ अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, और शाहजहां फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के 2023 के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये हाल ही में रिलीज हुई है, एक तरह से 17 तारीख को एक तरह से सिनेमाघरों में इसे रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ ये मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी की स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ इसके बारे में जानते हैं। मैं बताऊँ तो सुपर हीरो ये एक तरह से अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि DC कॉमिक्स के तहत साजम पर आधारित है। ये न्यू लाइन सिनेमा और DC स्टूडियोज स्पाई वर्स कंपनी और
सेवा ब्रैक्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है और वर्नर ब्रदर्स फिल्म्स द्वारा वितरित है। ये मूवी साझा में 2019 और इसी के साथ डीसी एक्सीडेंट यूनिवर्स DECE में 12वीं किस्ती और इसी के साथ सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। हैंडी गॉड और कैश मार्क द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ इसमें जार्जिन लेरी और इरेस एर्जन भी है। साथ ही साथ इस फिल्म में आपको हेलेन मिरेन भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ फिल्म में बिली बैट्स और साजामी और उनके पारन एक तरह से भाई बहन एल्टर्स की बेटियों से लड़ते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल यदि मैं आपको बताऊँ तो इसका डायरेक्शन किया है डेविल एम्स सैड ब्रैड ने। उसी के साथ इसे लिखा है हेनरी गॉर्डन। उसी के साथ इसे लिखने में साथ दिया है क्रिस मार ने। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ आप इसे और सिनेमाघरों में इसे आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आधारित डीसी द्वारा वर्णित एक तरह से जो पुरानी मूवी आई थी 2019 की, उस पर बेस ये आधारित मूवी है। साथ ही साथ बात की जाए मुख्य रूप से मैं इसके बारे में बताऊँ तो इसके अंदर आपको मुख्य में लीड में जर्जन लेवी और एथ्रो एर्जल देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ राहेल जेगरल और एडम बोल्ड, रॉस बर्टन और इसके साथ लूसी लियोर और जीमो हैस और लेयर मेयर्स आपको देखने को मिलने वाले। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है गैलियस पॉट्स और इसके साथ इसमें जो इन्होंने एडिटिंग का काम संभाला है मैसोल एरन ने। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया है क्रिस्टोल ब्रेक ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो न्यू लाइव सिनेमा डीसी स्टूडियोज है और इसके साथ सेफरन कंपनी और साथ ब्रैक्स प्रोडक्शन। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने। रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो 14 मार्च 2023 फॉक्स विलियन थिएटर में इसे मुख्य रूप से रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ 17 मार्च 2023 को इसे राज्य अमेरिका में से रिलीज़ किया जाएगा। यानी दोस्तों 17 तारीख को ऑप्शन रूप से ये इंडिया में भी लॉन्च हो रही है। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन इसकी जो लेंथ है 130 मिनट है और मुख्य रूप से इसकी कंट्री की बात की जाए तो राज्य अमेरिका। साथ ही साथ इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बजट की बात की जाए तो लगभग 100 से लेकर $125 मिलियन के बीच में। साजम का सीक्वल अप्रैल 2019 में उस फिल्म की रिलीजिंग के तुरंत बाद विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसमें गोल्डन लेखन के रूप में एक तरह से लिखते हुए नजर आए। और इसके साथ सैडबर और लेवंस साजम भी उस दिसंबर तक लौटने के लिए तैयार थे। अगस्त 2020 में शीर्षक और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई, जिसमें जैगरन मियल और लियर्स ने 2021 की शुरुआत में एटलस की बेटियों के रूप में काम किया। फिल्मांकन मई में एटलॉफ और जॉर्जियस में शुरू हुआ और अगस्त में समाप्त हो गया। साजम फ्यूर ऑफ द गोल्डन का प्रीमियम 14 मार्च 2023 को वेस्ट स्कूल ऑफ एलियंस रिजल्ट ऑफ थिएटर में हुआ और 17 मार्च को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। बात की जाए तो बेस की बिल ब्रैड्स और उनके एक तरह से पालक भाई बहन जो कि साजम कहकर सुपर हीरो में बदल जाते हैं को वापस एक्शन में लाने में एटलस की बेटियों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने से रोका जाता है जो कि दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसके अंदर रोल्स की बात की जाए तो जार्जिन लेस और एंजस विलियस हमजा के रूप में एक प्राचीन जादूगर का चैंपियन जिसके साथ सोलोमन है का ज्ञान फ्लीर की ताकत और इसके साथ और आपको फेंडियर फ्रेड फ्रीम के रूप में जैक डायग्रिज और एडम बोर्ड और विली का शरीर एक तरह से शारीरिक रूप से विकलांग पालक भाई जो कि सुपर हीरो का प्रशंसक है और ग्रेजन फ्रेड के नियमित रूप को चित्रित करता है, जबकि पोडी अपनी वैक्स सुपर हीरो के रूप को चित्रित करता है। एथियंस के रूप में राचले जेगलर और एटलस की एक बेटी यूजी चोई के रूप में रॉल्स बर्टन और यान चेन विली का छोटा एक तरह से पालक भाई जो कि एक जुनून गेमर है और बटनैन यूजी का वैक्स सुपर हीरो के रूप में चित्रित करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरी
ब्रैमफील्ड के रूप में ग्रेस फोर्डेज आपको देखने को नजर आए हैं। फोर्टे ने पहली फिल्म में मिसाल वॉर्न की जगह एलियन के वैक्स सुपर हीरो के रूप को चित्रित किया और पेंडोरा मैन के रूप में डीजे क्रैट और जॉन आर्ट बिल के बड़े पालक भाई जो कि सारमिज को संवेदनशील है और ब्रेड के नियमित रूप को चित्रित करता है, जबकि कैटोन अपने वैक्स सुपर हीरो को चित्रित करता है और कैलियस के रूप में लूसिली और एंटर्ड की एक बेटी साजमा के रूप में जिमोस हाउस और हाउसिंग ऑफ विजार्ड के अंतिम जीवन सदस्य जिन्होंने लड़कों को अपने चैंपियंस के रूप में नियमित करने के लिए बिल बर्टन को अपनी शक्ति प्रदान की। हेस्पर के रूप में हेलर मिरेर और एटलस की एक बेटी, साथ ही साथ आपको बिली के पाला के परिवार में रोजा के रूप में मार्टिन ली और कोपर डिस्क और बिल और उसके भाई बहन के पालन पोषण माता पिता क्यूट वास्केट भी शामिल है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस मूवी के बारे में तो साजम के सफल उद्घाटन के साथ अप्रैल 2019 में हेनरी गॉड्स और सीक्वल्स की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौटने का पता चला। द सांग डेविल सैंडबर्ग और निर्माता पीटर स्केर के पे लौटने की उम्मीद थी। उसी महीने के अंत में मिसाल बॉर्न, जिन्होंने पहली फिल्म में मेरी ब्रिमफील्ड के वक्स सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया, ने कहा उन्होंने भूमिकाओं के लिए 5 चित्रों वाली सौदे पर हस्ताक्षर किया। उनसे कम सीक्वेंस के लिए वापसी की उम्मीद थी। चार्ल्स लेंस ने जून में पुष्टि की कि वह अगली कड़ी साजम के रूप में अभिनय करने के लिए लौट रहे हैं और उन्होंने खुलासा किया कि 2020 के मध्य में एक नियोजन फिल्मांकन शुरू होने से पहले लेखन शुरू हो गया था और सैडबर्ग और पहली फिल्म के अधिकांश क्रू के दिसंबर 2023 में लौटने की पुष्टि की गई थी, जब न्यू लैंड सिनेमा और वंश बदर पिक्चर्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीक्वल रिलीजिंग करने के लिए निर्धारित किया। इसमें अप्रैल 2020 में नवंबर तक देरी हुई और 4 मई 2022 को कोविड-19 महामारी के कारण अक्टूबर 2020 में रिलीजिंग के लिए तारीख को एक बार फिर से 2 जून 2023 में रूपांतरित कर दिया गया। बाद में रिलीजिंग की तारीख को 16 दिसंबर 2023 को 21 दिसंबर 2022 से कर दी गई थी। और इसके साथ पूर्व प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो जून 2020 में मार्क मिलियस ने पुष्टि की कि वह पहली फिल्म के पाला के मारोज स्केट के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएगी और खुलासा किया कि एक तरह से महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई, लेकिन फिल्म का शीर्षक साजम अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फेड लॉर्ड्स और इवेंट के दौरान देवताओं को रोज लौटने वाले कलाकारों के सदस्यों के रूप में पुष्टि की गई, जिसमें किशोर बिल्स बैट्स के रूप में एर्स एर्जन और उनके सहायक सुपर हीरो सैमैक्स एक तरह से आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ बात की जाए तो बिल बर्टन के रूप में एसर एर्जल और उनके वैक्स सुपर हीरो सैमैक्स में एक तरह से सैमैक्स के रूप में लेनी ब्रैड और प्रिमेंस के रूप में जैक डायर क्रेज और उनके वैक्स सैमैक्स के रूप में जेंग डायर ग्रोड और उनके वैक्सेस के रूप में एडम बॉर्ड शामिल थे और फैट हैरमन और उसके वैक्सेस के रूप में मैगन और साथ यूजी चोर के रूप में आपको देखने को नजर आए हैं। उनके वैक्सेस सेक्शन के रूप में डीजी क्रोड के साथ पेंट्रोरा पेन के रूप में जॉन वर्ड। अगले महीने लेविन ने कहा कि फिल्मांकन 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। फिल्म की रिलीजिंग अक्टूबर 2020 में फिर से 2 अक्टूबर 2023 तक विलंबित हो गई। अगले महीने आर्क स्टोर ने फिल्म की यह सुनने की इजाज़त कर रहा था कि क्या वह अगली कड़ी में डॉक्टर थेडियस सीएस के रूप में लौटेंगे और जनवरी 2021 में गुड ने फिल्मांकन उसी महीने में शुरू किया और राहल जोर के अगले महीने एक अज्ञात एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में लिया और वेस्ट स्टार 2021 में मैरियन के लिए अपनी संपूर्ण फिल्म कार्यकारी के बारे में जैगर और DCE क्रॉस डायरेक्टर रिचर्ड डेविन के साथ बैठक बुक की और द फ्लैश 2023 में कार्ल जॉन एन और सुपर गर्ल्स के बारे में उनके एक तरह से सोच रहे थे और जैगन हैर्स और लेकिन टेलिस ने उन्हें बताया कि उसे लगता है कि वह साजिम सीक्वल्स के थ्रिल के लिए ऑडियंस दे सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जैगलर ने जूम्स के माध्यम से
सैंडबर्ग और डैट ग्रेन के साथ भूमिकाओं के लिए बात की और बाद के कारण एलियंस रसायन विज्ञान परीक्षण कर रहे थे, जो कि इस ड्राफ्ट के कारण उन्हें चुनने का एक तरह से मौका मिला और जेनियन को बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ स्टोन 1991 की सिनेमैट में उनकी काम की प्रशंसा की गई। साथ ही साथ स्पोर्ट्स अपनी कंपनी स्पायर कंपनी के माध्यम से फिल्म निर्माण कर रहे थे, जबकि इसी के साथ दोस्तों इसमें देखने को मिला जबकि जॉर्ज फोर्स भी निर्माण करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ स्पायर्स अपनी कंपनी स्कार कंपनी के माध्यम से फिल्म का निर्माण कर रहे थे, जबकि जॉर्ज जोन्स की भी निर्माण करने के लिए तैयार थे। अंततः जॉर्ज को एक कार्यकारी एक तरह से निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया और मार्च में हेलन मिरेल और एटम की एक बेटी हैसन के रूप में कास्ट की गई, जिसमें जैगर ने हैस्पर की बहन एथियल की भूमिका निभाने के लिए सूचना दी गई और लूरस पिरे को अगले महीने एटम्स की एक बेटी क्लिप्स के रूप में कास्ट किया गया। स्ट्रॉन्ग ने मई में कहा था कि एक तरह से मुख्य रूप से वह सीक्वेंस में दिखाई नहीं देंगे और कूपर इटरेट को पहली फिल्म में पालक पिता विक्टर वॉस के रूप में अपनी भूमिकाओं की पुष्टि की गई। और इसी के साथ साथ स्टॉक ने मई में कहा था कि वह सीक्वल्स में नहीं दिखाई देंगे, जैसे मैंने बताया। और इसी के साथ क्रिस मैगर ने फिल्म का स्क्रिप्ट राइटिंग में योगदान दिया और फिल्म के विकास के दौरान सैंडबर्ग मिस्टर एन को वापस लाना चाहते थे कि खलनायक चरित्र, जिसमें पहले फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में छेड़छाड़ी की गई थी, जिसे सैंडबर्ग ने एक बड़ी भूमिकाओं में अलग कड़ी के लिए आवाज़ दी थी। और साथ ही साथ लेकिन अंत में इन्होंने एक तरह से समावेश हटा दिया था। इसके लिए फिल्म ने एंड्राइड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और एक तरफ उन्हें फिल्म को ओवर स्पोर्ट ना करने के लिए कई तत्वों को छोड़ना पड़ा। फिल्म की बात की जाए तो फिल्मोग्राफी के बारे में, तो फिल्मोग्राफी प्रिंसिपल फोटोग्राफी आपको 26 मई 2021 को शुरुआत में देखने को मिली और एटलॉग जोजन में विलियम फोर्स ने सिनेमाटोग्राफी के रूप में काम किया। फिल्म के निर्माताओं ने कोविड-19 महामारी के कारण 2020 की शुरुआत के मध्य में देरी हुई और जून में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि वह फुलटन फिल्म में मैरी के वैक्स सुपर हीरो के रूप में भी चित्रित कर रहे हैं और बोर्ड की जगह फुलटन को बॉल और मेकअप को सुपर हीरो संस्करण के लिए समायोजित किया गया था। एक महीने बाद सेट को तस्वीरों में पता चला कि जिरमिन हैसन और जादूगर सैम जैन के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। फिल्मांकन 31 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो मार्च 2022 में वार्नर ब्रदर्स ने दृष्टि प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण उनके रिलीजिंग शेड्यूल को समायोजित किया। द फ्लैश और एक्वामैन ऑफ स्टॉर्म किंगडम्स को 2022 से 2023 तक स्थानांतरित कर दिया गया ताकि उनके दृश्य प्रभावित के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि साजिमा देवो को रोसी को एक्वेंस और द लॉस्ट किंग की पिछली रिलीजिंग की तारीख 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि यह फिल्म रिलीजिंग के लिए तैयार होगी और अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिबंध से बचने के लिए अप्रैल में फिल्म की रिलीजिंग तारीख को 5 दिन पीछे धकेल दिया गया और 21 दिसंबर पर इसे तय किया गया। लेकिन रिजैन मोर्जी जुलाई 2022 में एक अनाम चित्र के रूप में प्रदर्शित होने का पता चला। मैंजिल को शेफर द्वारा भूमिका के लिए सुझाव दिया गया, जिन्होंने डीसी टेलीविजन श्रृंखला पिस्टफेयर में निर्माण किया, जिसमें मैंजिल ने मैर्जिन को चित्रित किया और सेडल ने फिल्म के समय प्रमाण के सेट होने के कारण इसे एक तरह से रोक दिया गया। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मोर्जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है वह श्रृंखला के रूपांतर शीर्षक अनुक्रम में दिखाई देगी और पिस्टफेयर का निर्माता जेम्स वुड ने सुझाव दिया कि फ्यूरी ऑफ द गोल्डन में मैरी का किरदार जेमिन का भाई हो सकता है। और अगस्त में वार्नर मीडिया के साथ विलियंस के बाद डिस्की इंक के वर्णन और इसी के साथ ब्रदर्स डिस्कवर बनाने के लिए स्टूडियोज ने फिल्म को 17 मार्च 2023 तक विलंबित किया।
फिर एक्वेंस और लॉस्ट क्रिड्स की पिछली रिलीजिंग की तारीख लेते हुए अपनी फीचर फिल्म के लिए वाणिज्य और वितरण लगाने का फैसले में मदद करने के लिए इसने देवता फोरोस को भी अवतार से दूर कर दिया। जल का मारे गए नवंबर की शुरुआत तक सैंडबर्ग ने पुष्टि की कि अंतिम कट पूरा हो गया था और रिलीज के लिए तैयार था। और म्यूज़िक के बारे में बात की जाए तो जून 2022 में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि शेड्यूल संशोधनों के कारण बेल्जियम वॉसफ्ली की पहली फिल्म में संगीतकार के रूप में वापसी करने में असमर्थ थे और क्रिस्टोफ ब्रेक ने उन्हें सीक्वेंस के लिए जगह दी और तब तक काम करना शुरू रखा जब तक कि 2023 फिल्म 2023 के वॉन्टर म्यूजिक द्वारा साजिमा फ्लोर ऑफ द गॉर्डन शीर्षक से एक डिजिटल सिग्नल के रूप में रिलीजिंग के लिए लिया गया। साउंड ट्रैक एल्बम 10 मार्च को रिलीज की गई। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सैंडबर्ग ने अगस्त 2020 में डीसी फैंटोम इवेंट में एक वर्चुअल पैनल के दौरान फिल्म के शीर्षक को रीडिंग कास्ट की घोषणा हुई और सीक्वेंस का प्रचार किया। जून 2021 में फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद सैडल ने फिल्म के लिए अपनी कई पेशक में लेवी की विशेषता वाली एक लड़की क्लिप से जारी की। यह उस सप्ताह के दौरान पेश को कई सेट की तस्वीर लीक होने के बाद आया था और आगे की पोशाक लीक से बचने के लिए सैडल ने महीने के अंत में फिल्म के लिए एक सुपर हीरो परिधान ने लेविड गॉड और पेंटर कोर्ट की छवि जारी की और अक्टूबर में 2021 में डीसी फैनलॉर्ड इवेंट के दौरान फिल्म की एक तरह से विडेड सीन फुटेज और दोनों कलाकार पात्रों को स्थानों को एक तरह से लिया और फुटेज में प्रकट पौराणिक और कथानकों का एक तरह से उत्साह व्यक्त करने के लिए इन्हें एक तरह से लिया गया और फिल्मांकन ने कई स्टेज का एक तरह से खुलासा किया। फिल्म का प्रचार जुलाई में सैन डिल्स से कॉमिक कॉन्स में भी किया गया जहां पहला ट्रेलर जारी किया गया था। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो साजिमा फ्लोर ऑफ द गॉर्डन का प्रीमियम 14 मार्च 2023 को बॉलीवुड में वॉक्स विलियर थिएटर में शुरू हुआ। इसे 17 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा रिलीज किया गया और निर्धारित किया गया। ये मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ 1 अप्रैल 2022 को कोविड-19 महामारी के कारण 4 नवंबर 2022 को फिर से 2 जून 2023 तक इसे एक तरह से लेट कर दिया गया। फिर इसे 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये महामारी के कारण डीसी फिल्म की तुलना में ज़्यादा रिलीजिंग के लिए तैयार थी। वह एक तरह से तारीख के पहले एक्वेंस और द लॉर्ड किंग को दी गई और 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के अवतार द वे ऑफ द वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अप्रैल 2022 में रिलीजिंग की तारीख को 5 दिन पीछे धकेल दिया गया। साथ ही साथ एक वंश को लॉस्ट की डे स्थानांतरण होने से पहले अगस्त 2022 में फिर से तारीख को 2023 तक बॉन्ड बाजार डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण लागतों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यानी इसका मतलब था कि वह अवतार द्वारा अधिकृत आईमैक्स स्कीम साजिमा के लिए उपलब्ध होगी। और बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा साजिम में अपनी शुरुआती सप्ताह में 4,300 थिएटर में फ्लोर ऑफ द गार्डन की कमाई लगभग 35 से 40 बिलियन होने का अनुमान है। यानी दोस्तों फर्स्ट डेज का कलेक्शन 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के बीच में हो सकता है। साथ ही साथ अहमियत जवाब के रूप में समीक्षा एग्रींस और वेबसाइट रोटन टमेटोज पर इसे 44 आलोचनाओं के साथ 68 सकारात्मक रेटिंग है। इसकी औसतम रेटिंग 63 है 10 में से 6.3 है 10 में से और इसके साथ वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है और अपने पूर्ववर्ती साजिमा की तुलना में अधिक एनफोर्ड और कम संतोषजनक और देवता को औरस भी दिन को बचाने के लिए स्रोत सामग्री के मुख्य पूर्ण आकर्षण को बरकरार रखा है। और स्कॉट जो कि एक भारतीय औसत का उपयोग करते हैं ने 22 आलोचनाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया है और जो कि एक तरह से विस्तृत या औसतम समीक्षा दर्शाता है।
तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको शादी माह 2019 में आई थी उसकी एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उसका नाम लिख दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो या मूवी की जाननी हो, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो, चाहे डिज्नी हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम या एप्पल प्लस की, हम सभी प्लेटफॉर्म की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यूस रखते हैं और इस मूवी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की तकरीबन सारी जो डिटेल है मैंने कवर कर दी है। जैसे ये मूवी ऑफिशियल रूप से रिलीज़ की जाती है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर ऑफिशियल रूप से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसे देखने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके जो डायरेक्टर है डेविड एंड सैंडबर्ग, इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल जानते हैं। बेसिकली इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 21 जनवरी 1981 में एक स्वीडन से फिल्म निर्माता है। वह ऑनलाइन 6 नाम पेंसोरिया तहत अपनी सामूहिक जो कि बटन हॉट शॉट फिल्म के लिए 2016 में उनकी नाम से प्रसारित हॉट शॉट के आधार पर अपनी 2016 के निर्देशन की पहली फिल्म लाइट्स आउट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने द कोरियंस यूनिवर्स स्पॉर ऑफ हॉरर फिल्म एंड बोर्न कियस के साथ साथ अपना डायरेक्शन संभाला है और साजम का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया है, जो कि 2019 में आपको देखने को मिली। और इसका सीक्वेंस साजम फ्योर ऑफ द गॉड्स 2023 में आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी महीने की जो आने वाली ये एक तरह से कल के दिन 17 तारीख को 17 मार्च को ये ऑफिशियल रूप से रिलीज़ कर दिया जाएगा। इनके बारे में बात की जाए तो बेसिक जैसे कि मैंने आपको बताया इनका जन्म 21 जनवरी तो 1981 में हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 42 साल है। स्वीडन में हुआ। इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है पॉन्स मैसियर। इसके साथ ये मुख्य रूप से मूवी एक तरह से प्रोडक्टर है और डायरेक्टर भी है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाने चालू किए और बार्टेनबर्न एल्बम निर्माता साजिम के साथ इन्हें जाना जाता है। और इनके जीवन साथी बहल एक तरह से कोयल। इनके प्रारंभिक एक तरह से स्टोरी के बारे में बात की जाए, स्टार्टिंग कैसे की डेविल एफ सैंडविच का जन्म जैसे कि मैंने बताया 21 जनवरी 1981 को जैकपोंग स्वीडन में हुआ। वह 5th क्लास में सैंडबर्ग कहते हैं एक तरह से उन्हें जॉकप्रिंग और टोंट स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उन्होंने अपने भावी एक तरह से पत्नी लॉर्ड स्टर्न से मुलाकात की और बाद में जो उन्होंने उसी शहर में जूनियर स्कूल में भाग लिया। सैंडल के अनुसार वह फिल्म देखते हुए अपने पिता के VHS कैमरे का उपयोग करके बड़े हुए। उन्होंने एक किशोर के रूप में एक वीडियो स्टोर में काम किया और फिल्म निर्माताओं के लिए अपना खुद का कैम कोडन खरीदने के लिए एक तरह से पैसे बचाए। साथ ही साथ एनिमेशन और वृत्त चित्रों के साथ शुरुआत इन्होंने 2006 में से लेकर 2013 में इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा बदलाव लाया। अपने किशोरावस्था के अंत में ये पिस्टर दशा और सैंडल ने फिल्म आई जैकपिंग में काम करना शुरू किया, जो कि जैकपिंग में एक स्थानीय फिल्म केंद्र था। और शुरू में एक प्रशिक्षण के रूप में उन्होंने फिल्म एक तरह से आयुक्त सैम रोजगन में फिल्म निर्माता के बारे में लिखना और सीखना चालू किया, जिन्होंने फिल्म आई जैकपिन को शुरू किया था और जिसे सैंडबर्ग अपना गुरु मानते थे। 2006 की शुरुआत में सैंडबर्ग को एनिमेटेड लघु फिल्म बैनन में एक तरह से अध्ययन ऑनलाइन सफलता मिली और सैंडबर्ग के अनुसार उनकी पहली ऑनलाइन सफलता उनकी फिल्म फोन बन और वार्ड डेयर डील और जिसके बाद फिल्म को यूट्यूब पर 1.7 बिलियन बार देखा गया। उसके साथ उनकी बढ़ती हुई दर से परिणाम स्वरूप उन्हें एनिमेशन कार्य प्रस्ताव मिलने लगे और उनकी पहली नौकरी स्वीडिश चैनल 5 पर टीवी शो मेरगन में सह कलाकार के रूप में एक तरह से दर्शाते हुए नजर आए। उन्होंने फिल्म आई जैकपिंग में काम करना जारी रखा और मुख्य रूप से
वृत्तचित्र परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ 2006 से 2019 तक उन्होंने एक तरह से स्वीडिंग हेडफोर्ड के लिए गई वृत्तचित्रों पर काम किया। उनकी सेना भर्ती में पहले रोन्सबर्ग के साथ उनका आखिरी सहयोग अमेरिकन गॉड लिवन था, जो 2010 में एनिमेटेड फिल्म बनाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बारे में एक वृत्तचित्र था। 2009 में उन्होंने गॉर्बन शहर चले गए और उन्होंने एनिमेशन और वृत्तचित्रों में काम करना जारी रखा। और इसी के साथ निर्माता फ्लैश लूट के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। और 2011 में उन्होंने अर्थ सेवंस नाम एक एनिमेटेड वृत्त श्रृंखला को एक तरह से पूरा अपनी हाथों से बनाया। और साथ ही साथ 2013 में उन्होंने एक तरह से वृत्तचित्र लघु लेडी बॉर्न का प्रीमियम सिनेवेट फिल्म वेटफील्ड में हुआ। और इसी के साथ फीचर फिल्म का स्थानांतरण इन्होंने 2013 से आज तक ये कर ही रहे हैं। 2013 में इन्होंने एक ध्यान एनिमेशन और वृत्त कार्यों से हटाकर एक तरह से डरावनी लघु फिल्मों की ओर स्थगित करना शुरू किया। और शेडिन के अनुसार फिल्म निर्माताओं का ये एक मूल लक्ष्य एक तरह से यही होना है कि उन्हें विज्ञान फाइल फिल्म बनाना था। उन्हें लगता था कि भविष्य के काम के लिए धन प्राप्त करने के लिए उन्हें उस क्षेत्र में कुछ मौजूद काम करने ज़रूरी है। और अपने स्वयं के किसी भी धन की कमी के कारण उनके शेड्यूल बिना बजट के बनाए गए थे। इनके उपकरण को फोर्स में ज़्यादातर ऐसे आइटम शामिल थे जो उनके पास पहले से ही थे। ये बहुत सस्ते में खरीद सकते थे और उनके एकमात्र कलाकार मानक दल खुद को अपने एक तरह से पत्नी लॉर्ड स्टॉक थे। उन्होंने अपने काम उपनाम पोनी सैम का एक तरफ उपयोग करके फिल्म को वीमी और यूट्यूब पर दोनों तरीके से इसे रिलीज़ किया। और इसी के साथ 2013 में उन्होंने अपने ध्यान एनिमेशन और इसे एक तरह से हटाने के बाद 2013 में उन्होंने एक दूसरा हॉर्न शॉट एक तरह से शामिल किया। उसी के साथ साथ उन्होंने कई मूवीज़ को एक तरह से डायरेक्ट करना चालू कर दिया। उनके संपर्क में एक लॉरेंस ग्रोथ था, जो एकमात्र निर्माता थे जो कि ग्रैंड आउट और फीचर लेंथ फिल्म में बदलाव करना चाहते थे। और स्क्रिप्ट लेखन और एनिमल हैस के निर्माता जेम्स वैन को शेडन के साथ सहयोग करने में एक स्क्रिप्ट तैयार करने के साथ काम के लिए लिया गया, और जो कि उनके लिए एक तरह से फीचरिंग के लिए एक अच्छा मौका था। और इसी के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की और 5 मिलियन के बजट पर $158 मिलियन की कमाई की। और एक महत्वपूर्ण सफलता रोटन टैमाटोज द्वारा 76% अनुमानित स्कोर और 100 में से 58 स्कोर अर्जित किए गए। सैंडबर्ग ने पहली बार एन बॉल और कियंस का निर्देशन किया और आलोचनाओं और डरावनी फिल्मों में एनिबेसियल्स और द ऑर्बन यूनिवर्स की चौथी फिल्म में भी अपना एक तरह से किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2019 में उन्होंने सैंडबर्ग में DC एक्सवर्ड यूनिवर्स सुपर फिल्म साजिमा में एक तरह से अपना किरदार निभाया। इसी नाम से DC कॉमिक्स चरित्र द्वारा आधारित फिल्म का एक सकारात्मक समीक्षा मिली। और इसी के साथ अप्रैल 2019 में द वेब ने बताया कि न्यू लाइम सिनेमा सैंडबर्ग के निर्देशन में वापसी के साथ एक सीक्वल विकसित कर रहे हैं। और इसी के साथ 2019 में सैंडबर्ग ने DC एक्सवर्ड यूनिवर्स सुपर फिल्म साजिमा इस नाम के डिस्क कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। और अप्रैल 2019 में द वार्फ ने बताया कि न्यू लाइम सिनेमा सैंडबर्ग के निर्देशन में वापसी के साथ सिनेवैक्स विकसित कर रहे हैं। वे अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैगट के माध्यम से अपनी पत्नी लॉट स्टोर के साथ हॉरर में एक तरह से दिखे। और व्यक्तिगत इनके बारे में बात की जाए, जब वो सैबर्ट में एक बच्चे थे तो उन्होंने सामान्य और टीन का निर्देशन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इधर सही था और वह अनिश्चित है। और सैंडबर्ग ने 2013 में अभिनय एक तरह से डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में लॉट स्टोर में शादी की। उन्होंने लाइट साउंड समेत कई लघु फिल्मों में अभिनय किया। और लगभग 2015 में सैंडबर्ग और लॉस का एक साथ लॉस एंजिल्स में थे। और सैंडबर्ग के छोटे भाई जो कि
आर्किन सैनबर्ग थे, वो आइस क्लब वीडियो गेम के निर्माता है और सैनबर्ग ने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलासा किया और बात कर रहे थे। और लाइटन आउट्स में एक तरह से खलनायक बैन विकस के दौरान उस बिंदु पर एक्सपात के लिए रूप थे, लेकिन इसी के बाद दिया गया। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2016 में बार्थिन बंद इन्होंने मुख्य रूप से डायरेक्टोरियन डैन और उनकी शॉर्ट फिल्म पर आधारित है। और इसके साथ 2017 में एना बैंड का एक तरह से निर्माण किया। इसके साथ 2019 में इन्होंने साजमा। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद ये लोगों द्वारा पहचान में आने लगे। साथ ही साथ 2023 में ये आने वाली अप्रैल मूवी में का एक तरह से इन्होंने डायरेक्शन किया है। साथ ही साथ कई वेब सीरीज और टेलीविज़न एक तरह से सीरीजों में भी अपना डायरेक्शन निभाते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले इन्होंने अर्थ एक तरह से अर्थ के अंदर अपना डायरेक्शन दिया। साथ ही साथ इसके तकरीबन 5 एपिसोड अपने डायरेक्शन में बनाए। तो दोस्तों, इनके बारे में हमने सारे डिटेल जान ली और इसके साथ अब बात करते हैं इसकी स्टोरी जिन्होंने लिखी है, हेनरी गॉर्डन के बारे में। हेनरी गॉर्डन का जन्म 28 दिसंबर 1980 में हुआ। ये एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर लेखक है जिन्होंने अर्थ टू इको 2014, साजिमा 2019 और देयर इज सैनवन इनसाइड योर हाउस 2021 का डायरेक्शन किया। इनका जन्म मुख्य रूप से 28 दिसंबर 1980 में हुआ और एक साथ मेलफी टेनिस यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये अमेरिकन एक तरह से सुपरस्टार है और इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना करियर बनाया। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका 2010 से वर्तमान तक। गोल्डन का जन्म एक तरह से गोल्डन का जन्म अमेरिकन टेनिस में हुआ था। अपनी युवावस्था में गोल्डन ने मेलफी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की और स्नातक होने के बाद उन्होंने ऑस्टिन में टेक्सन विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करनी शुरू की, जहां उन्होंने अंग्रेजी और ऑडियन टेलीविज़न फिल्मों में महारत हासिल की। कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने द डेटी टैक्स के लिए एक मनोरंजन संपादक के रूप में काम किया और अपनी डिग्री में स्नातक होने के बाद वे स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर बनाने के लिए लॉस एंजेल्स चले गए। और 2013 में गॉर्डन ने 2014 की साइंस पिक्चर एडवेंस फिल्म अर्थ टू इको में स्क्रिप्ट का काम किया। इसके बाद डेविन ग्रीन ने निर्देशन किया और 2017 में डीसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्म साजिम में डेविन एस सैनबर्ग के अंदर अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया और मार्च 2018 में ये घोषणा कर दी कि गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स इस पर फिल्म देयर इज सैन इनसाइड योर हाउस की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो कि पैडिंग ब्रांड के निर्देशन में स्टैम्प्लिक्स 2017 के इस नाम के उपन्यास पर रूपांतरित है। फिल्म का निर्माण सोन लेव के एक तरह से 21 प्लस एंटरटेनमेंट और जेम्स वन और एटोन डॉन प्रोडक्शन द्वारा किया गया। ये 6 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई थी। और इसी के साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इसकी फिल्मोग्राफी हैम सैंडविच 2021 में मुख्य भूमिकाएं निभाई। साथ ही साथ एट टू ई के 2014 में और साजिमा 2019 में, आपके घर में कोई नहीं 2021 में और साजिमा जो नया चैप्टर आ रहा है उसका भी एक तरह से इन्होंने ही एक तरह से डायरेक्शन संभाला। साथ ही साथ स्क्रिप्ट में भी अपना काम किया है। और इसी के साथ इनकी थोड़ी बहुत ही डिटेल अवेलेबल है, इनके बारे में मैंने बता दिया। साथ ही साथ हम बात करने जा रहे हैं क्रिस मॉर्गन का। एक तरह से मूवी मेकर्स क्रिस मॉर्गन का जन्म 5 दिसंबर 1970 में हुआ। ये एक अमेरिकन एक तरह से स्क्रीन राइटर है और निर्माता है। इनके लेखक कैड में फास्ट फ्यूरियस और वेंचर अवॉइड और फॉक्स क्रामर ट्रैम और इसके साथ एप्टर भी इसमें शामिल है। मॉर्गन के प्रोडक्शन कंपनी क्रिस मार प्रोडक्शन ने 2021 में यूनिवर्स के साथ एक फास्ट लुक डीजी का हस्ताक्षर किया। 2013 में मॉर्गन ने फॉक्स में एक तरह से फैट लुक डी के साथ एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। द एनियस में एक वीडियो में उनकी नकल की गई और जिसमें उनका किरदार एक 5 साल के बच्चे ने निभाया। और साथ ही साथ इनके
जन्म के बारे में मैंने बताया, 5 दिसंबर 1970 में इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 52 साल है। व्यवसाय इनका मुख्य रूप से ये स्क्रिप्ट राइटर और निर्माता है, और इनके साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने तकरीबन अभी तक कई फिल्मों में अपनी फिल्मोग्राफी दिखाई है। 2004 में इन्होंने सबसे पहले सेलुलर में एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया, उसके साथ इसका डायरेक्शन डेविन आर एलियस ने किया। इसी के साथ इन्होंने 2016 में द फास्ट एंड फ्यूरियस टैक्स और ट्रिप में भी अपना एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी है। इसी के साथ 2018 में इच्छिता और 5 बजकर और इसके साथ 47 रोनियंस, और इसी के साथ 2015 में दी वैक्ट एंड टैप्स, और इसके साथ मॉम, और इसी के साथ जंगल में एक तरह से गोस्ट के अंदर भी अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। और रेड ड्रैगन इसके अंदर भी आपको देखने को नज़र आने वाले हैं। फास्ट एक्स जो कि हाल ही में मूवी आने वाली है दोस्तों, इस मूवी के बारे में यदि आपको डिटेल जाने है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये मूवी ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तकरीबन अगले महीने या उससे अगले महीने इसकी रिलीजिंग डेट एक तरह से तारीख फिक्स की गई है, वो आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। साथ ही साथ चैनल बन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर से आर पर सेट कर दे। तो इन्होंने इसके साथ अन्य क्रेडिट 2001 में लॉर्ड के अंदर अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ 2003 में शक्तिशाली मार्क, और टेलीविज़न सीरीज 2009 से 2013 में द टू पोल्स के साथ 2013 में बिग थंडर, और इसके साथ 2014 में ग्रोही से संबंधित फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेंस के अंदर भी अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल जानी। अब प्रोडक्शन के बारे में बाद में जानेंगे, पहले स्ट्रीमिंग के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर मेन लीड के अंदर एक तरह से आपको देखने को मिले हैं जॉर्जी लेवी। इनके बारे में हम जानते हैं सारी एक एक करके, हम इनके बारे में एक एक पुर्जा खोल के डिटेल बताते हैं। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 29 सितंबर 1980 में एक अमेरिकन अभिनेता है। इन्होंने संगला चेक में एक बोर्ड स्कोर के रूप में अपने शादी माँ के शीर्षक के रूप में अभिनय करने के लिए आलोचना प्रशासन मिली, और इन्होंने 2023 की सीक्वल फिल्म में अपना किरदार निभा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं डीसी एक्ट्रेस यूनिवर्स के एक भाग के रूप में। जॉर्जन लेवी इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया 1980 में हुआ 29 सितंबर को। आज इनकी उम्र लगभग 42 साल है, और इसके साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता एक्टर और इसके साथ साथ एक सिंगर भी है। इन्होंने इनके जीवन साथी का नाम है मिस्की पेरीग्राम। इसी के साथ इन्होंने 2010 में एनिमेटेड फिल्म टेल्स में यूजिस पिंजर को अवार्ड दी, जहां उन्होंने मैंडर मूर के साथ आई सी द लाइट का प्रदर्शन किया, और गीत की फेचुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैंड पुरस्कार जीता। उन्होंने 2012 की फिल्म टैकन एवर आफ्टर 2017 में रेफोर्ड के बैकडन एडवेंचर फिल्म पर आधारित द डीसी टैलेंट टेलीविजन श्रृंखला में आवाज की भूमिका को दोहराया। वे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थॉर एंड डार्क वर्ल्ड को भी एक तरह से डायरेक्ट कर रहे थे। उसके साथ लेवी ने 2016 में लोरा बैंती के साथ सी लक्स मी बॉर्ड रिवाइन में जॉर्ज नोकर के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने टॉन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो 2022 में लेवी ने रेडिक्स लैब आर्गिन एक्सपर्ट सोरियल सेल्फ एंड आदर शीर्षक से एक संस्करण में एक सहायक पुस्तक प्रकाशित की। इनके बारे में बेसिक डिटेल बताओ तो लेवी का जन्म लैक चार्ज सुसाइल में हुआ, जो सुसाइल मेरी ने नी हॉट 1950 से 1915 और टेरी पुट के पुत्र है। उनके एक पास अंग्रेजी, जर्मन और वेल्श वंश है, जहाँ वह एक बच्चे थे। और इसके साथ इनके जीवन के बारे में बात की जाए तो लेवी पहली बार FX टेलीविज़न फिल्म
बी शॉर्ट कैनफेंस ऑफ द कैस्ट बुक में दिखाई दिए इन्होंने। ABC सिटरॉक लेंस द पैरेट पर क्रिप सिटमैन में भूमिका निभाई इन्होंने। तत्कालिक ABC फिल्म टेलीविजन के अंदर CG में डेट एरियंस कॉर्पोरेट के चरित्र जैन के एक संवाद के रूप में प्रेमी को चित्रित किया। और लेविन ने 2004 से 2005 के बीच में इन्होंने टेलीविजन सीरीज में भी अपना किरदार निभाया जिसका नाम एक तरह से 3 रखा गया। साथ ही साथ इन्होंने 2017 में चेक में अभिनय किया और साथ ही साथ इन्होंने और भी कई मूवीज़ के अंदर अपना डायरेक्शन निभाया। साथ ही साथ BTV ने उन्होंने 2021 के टीवी के सबसे एक तरह से सेक्सी पुरुष के रूप में 97 के स्थान पर रखा। साथ ही साथ लिवी ने 2012 के टीवी पायलट लेट इन गो में पुरुष प्रधान भूमिका निभाई जो कि फॉक्स का प्रसारित हुआ लेकिन इसे नहीं चुना गया। लेविन ने एक टॉम गेम के प्रदर्शन के पीछे जाकर बैन विरुद्ध के टॉम वेड द फाइनल ऑफ मेजबानी के अंदर अपना किरदार निभाया। मूल रूप से थॉर में फेंडर्स को चित्रित करने वाले थे लेकिन चैर के साथ शेड्यूल संघर्ष के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। और इसी के साथ थॉर द डार्क वर्ल्ड 2013 में भूमिका निभाई। मूल अभिनेता जोश डायल के बाद अपने स्वयं के सेटलिंग संशोधन के बाद एक तरह से संक्षेप में थॉर रैनकर 2017 और लेविन ने अगस्त 2013 में म्यूजिकल कॉमेडी फास्ट डे के प्रोडक्शन में अपना ब्रॉड डेब्यू किया। और जनवरी 2015 में ये घोषणा की गई कि लेविन NBC 13वें एपिसोड की एक तरह से लघु श्रृंखला हीरेज रॉबन में लेयूस कॉलियंस के रूप में कलाकारों की प्रमुख सदस्य होगी। शो को 2 सीजनों के लिए नहीं चुना गया और उन्होंने मूल श्रृंखला डेबी ब्री में अब्राहम लिंक के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। लेविन जोन्स की मुख्य भूमिकाओं में सी वेल्स मी के बॉर्डन रिवाइल्स के कलाकारों में शामिल हुए। साथ ही साथ लोरा बेंथी ने मेलियंस के रूप में अपना काम किया। यह 19 फरवरी 2016 को पूर्वावलोकन के बाद 17 मार्च 2016 के स्टूडियो में 44 भी खोले गए और 12 जून तक समृद्ध जुड़ाव के बाद रन को बाद 10 जुलाई को बढ़ाया गया जब एक के बाद एक प्रोडक्शन के उच्च आलोचना प्रशासना दी गई और द गार्जियन ने 7 सितारे प्राप्त किए और न्यूयॉर्क टाइम के लिए क्रिस कीपिंग के रूप में चुना गया। लेनी को टोन्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई संगीत वीडियो में अपना किरदार निभाया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो दोस्तों इसके बारे में हमने कई जो डिस्कशन है वो कर लिए। यदि आपको इसका फर्स्ट पार्ट यानी एक तरह से 2019 में ईसाजीमा को देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। हम उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और आगे बढ़ते हैं इसे सीक्वेंस में और इसे मूवी के बारे में जानते हैं। बेसिकली हम इसके एक किरदार के अंदर एक तरह से इनके बारे में जान रहे थे, उनके बारे में भी हमने कई डिस्कशन कर लिए थे। साथ ही साथ अब बारी आती है अशोक एर्जन की। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 7 सितंबर 2002 में हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता एक तरह से अभिनेता है। इन्होंने 2008 की फिल्म जुलियस में एक बालक कलाकार के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की जिसमें जेंसी चेस्टन ने अभिनय किया। उन्हें 2017 में एडिटिंग श्रृंखला एक तरह से एंट्री मैक में जॉन ब्रेक के रूप में डिज्नी चैनल श्रृंखला में एंट्री जैक ने किरदार को निभाया। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इन्हें एक तरह से अशोक गॉड एर्जन के रूप में जाना जाता है और इसके साथ एंजल फ्रिज और एरिजोन में पैदा हुए और इसी के साथ पैराडाइज वेल एरिजोन में रहते थे। उनके माता पिता जोड़ी को गोल्ड एंजल है और वह एक भाई और बहन के साथ 3 भाई बहनों के साथ सबसे बड़े हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो
एंजल 5 साल की उम्र में 2008 की फिल्म जेलन में नजर आए थे। एंजल ने अपने करियर की शुरुआत कई थिएटर प्रोडक्शन में दिखाई दे के की और 7 साल की उम्र में डेजी स्टोर थिएटर में संगीत ऑडियंस और उनके माता पिता के अनुमति से एल्जिन ने ऑडियंस दिया। निर्माताओं में एक भूमिका शामिल है और इसके साथ द टिबिट्स मार्च सेड और एक साथ कई नाटकों में अभिनय किया। स्कॉट में डेस्टी स्टोर थिएटर में जंगल में उनकी मां ने अपना वादा निभाया और एंजल में लॉस एंजल्स की यात्रा की, जहां 12 साल की उम्र में उन्होंने ऑडियंस दिया और जीत हासिल की। श्रृंखला के लिए फिल्मांकन को संयोजित करने के लिए पूरा परिवार जुट चला गया और अप्रैल 2019 में डीसी कॉमिक्स के साझमा फिल्म डीसी एक्सपेक्ट यूनिवर्स के एक और किस्त में आलोचनात्मक प्रशंसा के लिए जारी किए गए। एजल ने पहली बार एकल वैन थो एवन रिलीज किया जिसमें विजी खलीफ थे और 6 जून 2019 को ये सीक्वेंट फिल्म साजी यूरी ऑफ द गोल्डन जो 17 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली थी। फरवरी 2022 में एजल विल और डार्बी एंड दे के कलाकारों में शामिल हो गए। साथ ही साथ इन्होंने कई जो एक तरह से 17 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली द एक तरह से साजिए माँ फ्रेड ऑफ द गॉड में अपना किरदार निभाया। फरवरी 2022 में एजल हुल्स और डॉर्गी एंड द डेड के कलाकारों में शामिल हो गए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2008 में जोलेन से 5 पर थे ब्रैड जूनियर के रूप में और 2016 में निकी संयुक्तांत मायनी के रूप में और 2019 में साजिमा में आपको मुख्य रूप से देखने को नजर आए। और इसी के साथ ये मुख्य रूप से हाई स्कूल म्यूजियम दा के अंदर एक तरह से सीरीज में निकल एक नज़र आया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एक तरह से सनी पुरस्कार इन्हें मिला गया और युवा मनोरंजन पुरस्कार और हाई हार्ट रेडियो संगीत पुरस्कार अपने नाम करते हुए नजर आए। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई, एक्सप्लेनेशन हो सकती थी बताई। अब बात करते हैं हम जैक डायल गोरोजन के बारे में। इनका जन्म 3 सितंबर 2003 के हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्हें 2017 की फिल्म ईट में एंटी क्रॉसबैंड के रूप में सुपर हीरो फिल्म साजी में क्रेडिट फिल्म के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2019 में हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने 2018 में 18 साल की उम्र के शीर्षक में 30 सितारों में से नामांकित किया। जन्म 3 सितंबर 2003 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से सक्रिय बस इनका 2014 और आज वर्तमान तक ये कर रहे हैं। सह संबंधी और गैजन का जन्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ जो एक अभिनेता एलियम लार्फेन और गॉर्विन ग्रेर के पुत्र हैं। इनके चाचा निर्माता बैन ग्रेज है और गैजन पैक्स प्लेड में एंट्री स्कूल ऑफ फॉरन आर्ट में एक छात्र भूमिका प्रयोगी करते हैं जहां वे एक पूर्व छात्र है। साला 2 छात्रों के साथ एक तरह से अपने आप को इस किरदार में निभाया। उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न की अंतिम भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की और स्टीफन किंग उपनाम ईट के रूपांतर में ग्रेज की निर्णायक भूमिका थी और ऑकलैंड डरावनी फिल्म ईट 2017 में ईट चैम्पियर 2 2019 में एंटी क्रैश की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने CBS श्रृंखला मी और माई सेल्फ और आई में भी अभिनय किया। ग्रेज ने 2019 में डीसी एक्सपेक्ट यूनिवर्स फिल्म साजिमा ब्रांड प्रीमियर की भूमिका निभाई। 2023 में अगली कड़ी साजिमा के अंदर लुक गॉड और गेजन की भूमिका निभा रहे थे। उनकी उम्र और टेलीविजन सीरीज की वी आर हु आर 2019 थिएटर फिल्म हॉट टेल एंड सोल 2020 में उन्होंने फीचर फिल्म लुक 2021 में एल्बर्ट को आवाज़ दी और एनिमेटेड फिल्म रोन गॉन रोंग 2021 में बार्नी को आवाज़ दी। वह 2022 में डीसी कॉमिक्स एनिमेटेड फिल्म बैटनबर्ग में सुपरमैन बैट ऑफ द सुपर हैंस सुपरमैन जोनथन के बेटे के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ जुलाई 2021 में गैजन के इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम के दौरान एब हेलिंग के रूप में सामने आए वह अपने सर्वनाम के रूप में घोषित किए गए। साथ ही साथ इन्होंने 2015 में हैलोवीन के अंदर एक तरह से मूवी के अंदर अपना किरदार निभाते हुए नजर आए सबसे पहले और उसके साथ मल्टीपल जो मूवीज़ है उनमें नज़र आते रहे। साथ ही साथ साजिमा 2023 में आपको देखने को मिलने वाले हैं।
साथ ही साथ टेंट्राउ आउल के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो लगभग 10 से 12 टेलीविज़न सीरीज़ में आपको देखने को नज़र आया है। स्टार वीर कॉर्निकस के अंदर भी आपको देखने को नज़र आने वाला है, जो कि आपको 2023 या 24 के बीच में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो सबसे पहले इनका अवार्ड था 2017 में फैड मीटर पुरस्कार के साथ, 2018 में MTV मूवीज़ एंड टीवी अवार्ड्स के साथ, 2022 में इन्होंने जीता एनी अवार्ड्स के साथ, 2019 में हॉलीवुड क्रिस्टियन एसोसिएट अवार्ड। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं, और साथ ही साथ कई मूवीज़ में अपने किरदार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट है लगभग 100 से लेकर 125 मिलियन डॉलर के बीच में है। और मैं बता दूं साजम का एक सीक्वेंस अप्रैल 2019 में उसी फिल्म की रिलीजिंग के तुरंत बाद विकसित करना शुरू हो गया था, जब 2019 में ये रिलीज हुई थी। और इसी के साथ जिसमें गोल्डन लेखन के रूप में लौटे, और इसी के साथ अगस्त 2020 के अंदर से शीर्षक और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई। और 2021 की शुरुआत में एल्टस की बेटी के रूप में ये काम करने के लिए एक तरह से आगे। साथ ही साथ फिल्मांकन में अटलांटिक में किया गया, और इसके साथ ये मुख्य रूप से शादी में फ्लोर ऑफ द गार्डियंस का प्रीमियम 14 मार्च 2023 को वेस्ट स्टूडियो लॉस एजेंस में किया गया। थिएटर ही इसे रिलीज किया गया। और साथ ही साथ ऑफिशियल इसकी रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो यानी कल ही के दिन 17 तारीख को यह ऑफिशियल रूप से रिलीज हो रही है। और यदि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंदाजा लगाए तो तकरीबन बैठ रहा है 40 से 45 करोड़। साथ ही साथ इंडिया के अंदर इसका कलेक्शन रह सकता है लगभग 5 से 6 करोड़, क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी टक्कर में और कई मूवीज आ रही है, जैसे कि हमारे जो इंडिया में फेमस है कपिल शर्मा की एक जुएटो एक नाम की एक तरह से मूवी आ रही है। और इसी के साथ कब्जा मूवी जो कि साउथ इंडस्ट्री से है और बहुत बड़े स्केल पर इसे रिलीज किया जा रहा है। और शाजीमां को इसी वजह से इंडिया के अंदर कम स्क्रीन मिली है, और जैसे ही ये रिलीज होती है फिर एक तरह से स्क्रीन यदि बढ़िया लगी ये मूवी तो इसकी स्क्रीन बढ़ सकती है, या फिर स्क्रीन कम भी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बेस होगा इसकी मूवी स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में हम इसकी स्टोरी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहे हमारे साथ। इनकी सबसे कम उम्र वाली कर्मकार्ताओं के रूप में अपने आप को जानी जाती है। साथ ही साथ 30 मई 2001 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 21 साल है। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने चालू किए 2015 से आज वर्तमान तक। मुख्य रूप से बेस्ट साइड स्टोरी 2021 के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ रहल क्रेजल के रूप में इनका यूट्यूब चैनल भी है। साथ ही साथ इन्होंने 10 मिलियन से भी ज़्यादा इनके एक तरह से सब्सक्राइबर हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो हमारे चैनल की, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी 1 लाख का रिकॉर्ड तोड़ना है और लगभग 100 के सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। और इसी से एक तरह से मंथ के अंदर कर रहे हैं। जेनर के माता पिता और जीना और क्रेग जेनर, इनका नाम टीवी शो फ्रेंड के कलाकार चेत रेचर्ड के नाम पर रखा गया था। उनकी एक बड़ी बहन है, उनकी माँ कोलबियस मूल है, जो कि जनरल की नानी 2060 के दशक में कोलबियंस में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्क बस गई थी। उसके पिता पुलियंस मूल के थे। और जैगलस का जन्म हैक्स में हुआ, और वह एक क्रिप्स न्यूयॉर्क में पली बड़ी, जहां उन्होंने सेंट फ्लीड और एक्सपोर्ट स्कूल में पढ़ाई की। साथ ही साथ जैगलर में बेदाग गारमेंट में हाई स्कूल में भाग लेने के दौरान कई संगीत में एक तरह से इन्होंने अभिनय किया और अपनी करियर की शुरुआत की, जिसमें बेली इन ब्यूटी एंड बीस्ट 2016 में, एरियंस इन द लिटिल मार्मेट 2017 में, और 42वीं स्ट्रीमिंग 2018 में। और इसके साथ इन्होंने और भी कई सीरीजों में अपने किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ एयरगन का यूट्यूब चैनल जुलाई 2015 में सक्रिय हुआ और ध्यान आकर्षित किया, और 2012 में द स्टोन इन बॉन्ड में शॉन हेल गाते हुए वीडियो ने ट्विटर पर 12.2 मिलियन से भी ज़्यादा
अधिक बार देखा जा चुका था और जून 2018 में निर्देशक स्पेन ने बेस्ट बैंड स्टोरी के नाम से एक फिल्म का रूपांतरण किया और थिएटर के माध्यम से एक कुलिस्टिंग कॉल पोस्ट की। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई सीरीजों में अपना किरदार निभाया। 27 सितंबर 2021 को ग्रैंड ने द नीगस के एक द बिगिन पिक्चर फॉरगेट इनकी 35 साल की उम्र शीर्षक अभिनय के सूची में 45वें सूचीबद्ध किया। वह 2022 में मुख्य रूप से इस के साथ फॉरवर्ड 30 अंडर 20 वर्ग में शामिल थी। 14 दिसंबर 2021 को एबी एंटरटेनमेंट ने जैक लॉर को 2021 के ब्रेकवुड एंटरटेनमेंट में से एक के रूप में निर्मित किया और जेनिफर बेन प्लॉट और 64वें फिल्म ग्रीन अवार्ड में मेमोरियल सेगमेंट में हासिल थे। साथ ही साथ 20 मार्च 2022 को जैक लॉर द्वारा ये खुलासा किया गया कि इन्होंने बेस्ट साइंस स्टोरी में जुड़ने वाले सहयोगी का समर्थन करने के लिए 94 के अकादमी पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए अपने किरदार के रूप में नजर आए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं 1991 की फिल्म रूपांतरण में रीफ की भूमिका निभाने वाले रेस्टम की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, एक इवेंटिंग सदस्य और मूल रीफ के रूप में मुझे कहना है और इसके साथ रैली स्कोर सिटी टूर्नामेंट में अपने कर्तव्य पर एक तरह से निभाने में नजर आए हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 2021 में दक्षिण की फिल्म में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ इसी के साथ कई जो मूवीज़ हैं उनमें अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ डिस्कॉट अवार्ड्स और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने इनके बारे में सारी डिटेल बता दी है। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफर की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1980 में हुआ। इनका नाम है गैल पोर्टस। इनके बारे में बात की जाए तो एक तरह से इन्होंने अब तक कई पुरस्कार अपने नाम किए। 1991 में इन्होंने फिल्म हैजन डॉन के साथ पहली सफलता मिली। साथ ही साथ 1995 में इन्होंने वेरिक फिल्म समारोह में एगन एजेंट स्टेन के लिए सम्मानित किए गए। साथ ही साथ 2008 में द डेंचर के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए एक तरह से साइलेंट नाइट अवार्ड्स मिला गया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2000 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 2023 में इनकी अपकमिंग मूवी आ रही है शाहजहां। और इसी के साथ 2024 में बैनर के आगे का साम्राज्य, इसके अंदर भी ये अपना मेन लीड में अपना रोल निभाते हुए नजर आएंगे। ये आपको 2024 के एंड तक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई मूवीज़ में अपने किरदार निभाए। तो दोस्तों इनके बारे में भी कई डिटेल बता दी है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों हम इसके बारे में तो बता ही रहे हैं। जैसे ये मूवी कल रिलीज होती है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मूवी कल ही के दिन रिलीज होने वाली है और यदि आपने टिकट बुक करा लिया तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा बुक माई शो का। यदि उस लिंक से यदि आप खोलोगे तो आपको 25 से 30% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप इसी के साथ आप यदि इस मूवी का अगला पार्ट यानी होने वाला है या नहीं होने वाला उसके बारे में भी हम वीडियो आपको जल्द से जल्द लाकर बताने की कोशिश करेंगे। इनके जो एक तरह से प्रोडक्टर हैं उन्होंने बोला है कि जैसे ही ये रिलीज होती है इसके एक तरह से जब ये रिलीज होगी इसके एक तरह से रिस्पॉन्स के बाद ही इसके अगले सेक्शन पर काम किया जाएगा। जैसे कि 2019 में ये जो मूवी आई थी इसी के बाद इसका मल्टीपल सीक्वेंस बनाया गया। मैं आपको बता दूं ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाता लेकिन कोविड-19 महामारी आ गई। उसी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर आ गया जिसके कारण इसे रोक दिया गया क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी फिल्में टक्कर में उतरती, इसलिए इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बड़ा फर्क पड़ सकता था और अधिकतर लोग द वे ऑफ वाटर को देखने जाते, इसीलिए इसे बड़े स्केल पर अब रिलीज किया जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर से अलग अलग लैंग्वेजों में रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कशन किया, इसके इफेक्ट के बारे में जाना, साथ ही साथ मेकिंग और प्रोडक्शन और कास्टिंग के बारे में जाना। तो दोस्तों यदि आपको इसका पिछला जो सीक्वेंस है शाहजहां 2019 उसके बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उसका नाम लिख दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।